हेलो स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसके पहले आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 देखा होगा और उसके बाद हम इस सेकंड वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं। और सेकंड वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियो के बेसिस पे कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चंस थे। मुझे भी ऐसा लगता है शायद आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन होंगे और अभी भी मेरे पास कुछ स्टूडेंट इस समय लाइव मेरी क्लासेस में यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो भी मुझसे अगर कुछ इंटरेक्ट करेंगे तो हम उस पर भी डिस्कस कर पाएंगे। तो मैं पूछ लेता हूँ कि कुछ बच्चों को माइंड में कुछ डाउट्स थे या कुछ क्वेश्चन थे। इज देयर एनी क्वेश्चन? इफ यू वांट टू आस्क मी यू कैन आस्क मी राइट नाउ। सर मेरा क्वेश्चन है कि ओके लोग थे वो ब्रेड ही क्यों खाते हैं? ओके, सो सबसे फर्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि सर वो जो लोग थे स्पेशली फ्रांस के, वो लोग ब्रेड ही क्यों खाते थे? वेरी गुड। आपके भी माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि सर वो ब्रेड ही क्यों खाते थे। तो इसका रीज़न मैं आपको दूं तो इसका जो सबसे पहला और इंटरेस्टिंग रीज़न ये कि उनके जो मदर्स थी या जो उनकी अगर हम बात करें जो उनकी मम्मी थी या इवन पेरेंट्स की बात करें, फैमिली में हमारे जैसा कोई जानकार नहीं था। जैसे हम रोटी बनाते बिल्कुल गोल या पराठे बनाते, चपाती बनाते या सबसे फेमस दाल बाटी बनाते, इस तरीके से बनाने वाला उनके पास कोई नहीं था। हमारे पास हमारे यहाँ पे इस कंट्री में सब अवेलेबल है इसलिए हम लोग ये खाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक फ़नी रीज़न। बट रियल रीज़न मैं बताऊँ, इसका रियल रीज़न ये था ब्रेड खाने का। हम लोगों के माइंड में जब भी ब्रेड आता है ना तो माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं, वो है वो ब्रेड कौन सी, वो दूध वाली कि उसको दूध में डाला और खाया। या फिर सेकंड नंबर पे हम सैंडविच वाली सोचते हैं कि जिसको लिया और उस पर सैंडविच बना के हम खाते। नहीं, वहाँ पे ब्रेड की बात की जा रही है। स्पेशली वो जो पाव रोटी आप खाते हैं ना, पाव भाजी के साथ जो पाव खाते हो वो चीज़ हो गई। या इवन जो हम ब्रेड वाली भी जो ब्रेड खाते हैं, अगर आपने इसका मेकिंग प्रोसीजर देखा होगा तो ये एक लॉन्ग ब्रेड होती है, बड़ी ब्रेड होती है जो बाद में कट करके स्लाइसेस बना के दिया जाता है और जिसको हम खाते हैं। तो पहला रीज़न तो ये था इनका ब्रेड खाने का कि यूरोप के अंदर जो नॉर्मली लोग थे वो रोटी की बजाय ब्रेड खाते थे। और रोटी हो या ब्रेड हो, दोनों के जो इंग्रेडिएंट्स है जिससे ये बनता है वो सेम है। दोनों के अंदर गेहूं व्हीट से बनता है, तो ब्रेड हो या रोटी दोनों के इंग्रेडिएंट्स सेम है। तो वहाँ पे उनका जो मेकिंग प्रोसीजर था वो डिफरेंट है, इसके लिए वो लोग ब्रेड खाते थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो? सर वो जेल क्यों गए थे? हाँ, जेल क्यों जाते हैं, बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जेल जाने का उनका रीज़न जो था, सिंपल सा जेल जाने का रीज़न ये था कि सोचो जरा, उन लोगों को वेपन्स की रिक्वायरमेंट थी। अब अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को अगर कोई नया मोबाइल परचेस करना है तो आप कहाँ जाओगे, कहाँ से लेके आओगे? नया मोबाइल परचेस करना ऑब्वियस सी बात है, आप किसी मोबाइल शॉप पे जाओगे और उस मोबाइल शॉप से उस मोबाइल को परचेस करोगे। या फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई क्रिकेट के बैट परचेस करना है, किट परचेस करना है, तो आप कहाँ पे जाओगे? स्पोर्ट्स की शॉप पे जाओगे। एज इट इज़ उस टाइम पीरियड के अंदर अगर हम बात करें, उन लोगों को वेपन्स की रिक्वायरमेंट थी। और वेपन्स उन लोगों को माइंड में ऐसा लगा कि हम वेपन्स के लिए या तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जा सकते हैं, या जो ऑफिसर्स हैं उनके पास जा सकते हैं, या किंग ने शायद कहीं रखा होगा। तो एज इट इज बीच में एक और रूमर्स आया। रूमर्स या अफवाह क्या थी कि राजा ने, जो किंग था, उसने बहुत सारे वेपन कहाँ रखे? उसने बहुत सारे वेपन उस जेल के अंदर रखे हुए। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वहाँ पे जेल की तरफ जाते और उस जेल में जाके उस वेपन को लेने की कोशिश करते। बट मिला क्या? कुछ नहीं मिला, खाली खाली ऐसे कैसे वापस वो रिटर्न आ जाते। इतना कोई ज़्यादा वेपन नहीं मिले। शायद अगर देखा जाए तो उस जेल के अंदर भी टोटल 7 लोग थे। इससे ज़्यादा लोग तो हमारे यहाँ पे घरों में मिल जाएंगे लोगों के। लॉकडाउन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, लॉकडाउन में हमारे यहाँ पे 7 से ज़्यादा लोग तो घर के अंदर थे और इतने लोग वहाँ पे जेल में थे। ठीक है, सो और कोई डाउट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट वीडियो? कोई डाउट नहीं है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारा वीडियो और हम देख लेते हैं कि क्या हमारा टॉपिक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है स्पेशली वो टॉपिक है द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये बहुत डिटेल वीडियो है। आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट पे डिस्कस किया जा रहा है, जिसको आप चाहे तो बाद में भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको रिक्वायरमेंट लगती है, अगर उस टॉपिक को समझ में नहीं आता है। फिर रिक्वेस्ट करूँगा आप पहले उस फर्स्ट वीडियो को देखें, सेकंड वीडियो को बाद में देखें, ताकि आपको टॉपिक पूरे डिटेल में समझ में आएगा। नहीं तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आ सकती है इस टॉपिक को समझने में। ठीक है, तो हम यहाँ से वीडियो हमारा स्टार्ट करें। वीडियो स्टार्ट करें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। लास्ट हमने कहाँ पे कंप्लीट करा था? लास्ट हम लोगों ने कंप्लीट करा था 14 जुलाई 1789, जहाँ पे हमें एक डेट मिल जाती है कि 14 जुलाई 1789 से क्या हो रहा है, 14 जुलाई 1789 से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। सो हम लोगों के पास यहाँ पे एक डेट आ जाती है और वो डेट है 1774। फ्लैशबैक की बात करूँ, देखो पहले हमारे पास फर्स्ट वीडियो तक जो डेट थी वो थी 1770
9 की। और यहाँ पे हमारे पास जो डेट आ जाती है वो फर्स्ट डेट आ जाती है वो है 1774। यहाँ से हमारी सारी सीरीज स्टार्ट होती है। यहाँ से हमें एक पिक्चर पूरी समझ में आती है कि हो क्या रहा है। और पिक्चर कैसी है, सिंपल सी पिक्चर है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, एक रानी है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल है और एज इट इज़ एक स्मार्ट राजा है। और वो स्मार्ट राजा कहाँ के, और फ्रांस के, इनका नाम है लुई 16। एक रानी लुई 16 के साथ उनकी शादी होती है और किस एज में हो जाती है, उस समय राजा की एज होती है 20 ईयर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी राजा, अगर हम बात करेंगे फ्रांस की हिस्ट्री के अंदर, जो भी राजा दिखेंगे सभी के नाम के आगे आपको एक कॉमन चीज़ दिखेगी, वो है लुई। सो लुई 16, लुई 13, या उसकी अगर हम बात करें तो उनके जो नेक्स्ट होंगे वो लुई 17। इस तरीके से एक सीरीज कंटिन्यू चलती है राजा के नाम के आगे। हमारे यहाँ तो राजा के नाम आप लोगों ने सुनोगे, महाराणा प्रताप हो गए या फिर पृथ्वीराज चौहान, लेकिन यहाँ पे राजाओं के नाम भी अलग है, कोई बात नहीं, उससे हमारा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। सो ये हो एक राजा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 20 साल की एज में राजा की शादी हो जाती है। अब सोचो जरा, नई नई शादी हो रही है और राजा है और एज भी है 20 ईयर, तो राजा क्या करेगा, प्रजा की सेवा करेगा? बिल्कुल भी नहीं। राजा के शौक होंगे, उसको शायद फुलफिल करने की कोशिश करेगा। नई रानी आई है तो रानी के भी कुछ सपने होते हैं कि नहीं, आप लोगों को पता होगा। तो इस तरीके से उसके भी कुछ सपने थे, वो सारे सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। सबसे पहला और बड़ा सपना क्या होता है किसी भी न्यू कपल का, या राजा की बात करें या आप लोगों ने देखा होगा, तो इनका सबसे पहला सपना था कि जो हमारा पैलेस, जिस जगह पे हम रहे, हमारा जो घर हो, बहुत अच्छा सा घर हो। अब बहुत अच्छा सा घर तो बात करें, राजा का घर तो होता नहीं है, राजा के पैलेस होते। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम राजा के साथ यही होती है कि राजा का जो पैलेस था वो नया पैलेस बनाने की कोशिश करते, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इतना ज़्यादा खर्चा करते उस पैलेस पे। तो यहाँ से राजा की प्रॉब्लम शुरू। कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, जैसे ही राजा की शादी हुई और शादी होने के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होना 101% तय है। आप देख लेना, राजा हो या आज की सिचुएशन हो, 2020 के अंदर भी अगर शादी होगी तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और एज इट इज सिचुएशन वहाँ पे भी थी। राजा की शादी होती, पहली प्रॉब्लम तो ये कि रानी की डिमांड है अच्छा सा पैलेस हो, और उस अच्छे से पैलेस को बनाने के लिए राजा का पैसा लग गया, क्योंकि राजा को पैलेस बनाना तो पैसा तो देना पड़ेगा ना वर्कर्स को बनाने के लिए। जो भी आइटम्स की रिक्वायरमेंट है जिससे वो पैलेस बनेगा, उसको बनाने के लिए पैसा लगेगा। तो पहली प्रॉब्लम तो राजा के साथ ये हो जाती है। सेकंड, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो जो लुई 16 जो थे ना, इनके राजा बनते ही इनके पास जो खजाना मिला था वो खजाना भी पहले से खाली था, मतलब ज़्यादा पैसा था नहीं। राजा के जो ट्रेजर्स की बात करें, जो खजाना था बहुत कम था, ज़्यादा पैसा वहाँ भी नहीं था, ठीक है। थर्ड नंबर की बात करें तो एक और चीज़ होती है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, होता है कि नहीं, कि सर ये दुश्मन है मेरा और इसका जो दुश्मन है और ये भी दुश्मन है, तो दुश्मन आपस में दोस्त हो जाते। मतलब अगर दो दुश्मन को देखेंगे तो दो दुश्मन साथ में आ जाते हैं, ठीक है। तो एज इट इज सिचुएशन यहाँ भी थी। राजा ने क्या करा, इस फ्रांस के राजा ने, फ्रांस का जो राजा था, क्योंकि फ्रांस के पास एक और कंट्री है जिसका हम बात करें ब्रिटेन, ये दोनों कंट्री पास में थी। अब जो फ्रांस जो था और ब्रिटेन की एक तरीके से हम बात कर सकते हैं दुश्मनी थी। और जो अमेरिका था, अमेरिका के अंदर इस समय क्या था कि ब्रिटेन की कुछ कॉलोनीज बना रखी थी, किसने, अमेरिका में ब्रिटेन ने। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह हो जाती है। तो फ्रांस क्या करता है, अमेरिका से ब्रिटेन को भगाने के लिए, ब्रिटेन को वहाँ से हटाने के लिए क्या करता है, फ्रांस हेल्प कर रहा है। किसकी हेल्प कर रहा है, अमेरिका की। अमेरिका से फ्रांस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, फ्रांस हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है, अमेरिका की। क्यों हेल्प करता है, क्योंकि जो ब्रिटेन है वो अमेरिका का भी दुश्मन है और एज इट इज फ्रांस का भी दुश्मन है, इसलिए ये दोनों साथ में आ जाते हैं। तो यहाँ भी राजा का कुछ पैसा जो है इंगेज हो जाता है, हट लग जाता है, ठीक है। अब इस युद्ध के कारण, इस वॉर के कारण क्या हुआ कि ब्रिटेन के ऊपर जो प्रॉब्लम थी, जो ब्रिटेन को हटाने की जो सारी कोशिश कर रहे थे फ्रांस के लोग और इवन स्पेशली फ्रांस के राजा, इसके कारण फ्रांस के ऊपर एक डेप्थ, एक कर्जा हो जाता है, एक बोझ बढ़ जाता है। और वो बोझ कितने का हो जाता है, अब बिलियंस की बात कर रहा हूँ मैं, मिलियंस बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिलियंस की बात कर रहा हूँ। इतना कर्जा फ्रांस के ऊपर आ जाता है। और उस समय जो फ्रांस की करेंसी थी वो करेंसी थी लिवरे। इस करेंसी में फ्रांस के ऊपर कितना कर्जा हो जाता है, टोटल अब बिलियंस का कर्जा हो जाता है फ्रांस के ऊपर। क्यों, क्योंकि उस वॉर के अंदर सारी चीज़ें, जो सारा पैसा था वो सारा पैसा किसका लग रहा था, और फ्रांस का लग जाता। तो एक ये कर्जा हो जाता है। सेकंड, ऑलरेडी इन लोगों ने कुछ जो कर्ज था, कुछ लोन था, कुछ फाइनेंशियली फैसिलिटीज ले रखी थी फ्रांस के अंदर ही लोगों से, तो उसका भी कर्ज होने के कारण कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो लगभग 2 करोड़ के आसपास जो था फ्रांस को कर्ज वो भी चुकाना पड़ रहा था।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि फ्रांस के ऊपर जो पहले से इन्होंने कर्ज ले रखा था, उस कर्ज को चुकाने के लिए जितना पैसा लग रहा था, मतलब मूल तो ठीक है उसका, जो अगर हम बात करें, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट को ही चुकाने के कारण इस पे अप्रॉक्सीमेटली लगभग 2 करोड़ के आसपास का लिवर इन लोगों को एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ रहा था। मतलब इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो अमाउंट तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है, उनका इंटरेस्ट को ही पे करने के लिए, फुलफिल करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए, उस समय की बात कर रहे हैं, रुपये नहीं बोल रहा हूँ, 2 करोड़ लिवर जो वहाँ की करेंसी थी, इतना पैसा इनको लग जाता है। योर प्रॉब्लम थी, सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये सिचुएशन थी उस समय अब फ्रांस की। अब राजा ने देखा कि एक तो उसका ऑलरेडी जो खजाना मिला वो खाली था, पैलेस बना रहे वहाँ पे पैसा लग रहा है, वॉर हो रही थी अमेरिका के साथ तो वहाँ पे इसका पैसा एंगेज हो गया, और राजा के माइंड में एक बहुत क्रिएटिव आइडिया आया। आप लोगों के पास भी जब प्रॉब्लम आती तो ऑब्वियस सी बात है आइडिया आ ही जाते, तो राजा के पास आइडिया ये आया कि कैसे हम इस कर्जे को फुलफिल करें। तो उन्होंने एक सिंपल सी ऑप्शन चुना, वो ये था कि हम सारा का सारा कर्जे को क्या कर सकते हैं, इसको फुलफिल करने के लिए, इस कर्जे को कम करने के लिए हम इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। उन्होंने क्या करा, जितने भी उस समय फ्रांस के लोग थे उनके ऊपर उन्होंने सोचा कि एक टैक्स लगा देते कि ये टैक्स पे करेंगे, ये जितने भी लोग हैं वो टैक्स पे करेंगे, उस टैक्स को पे करना है जिससे हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ तक की सिचुएशन होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ क्रॉस क्वेश्चन है तो पूछते जाओ, नॉर्मली समझो कि कुछ हो रहा है। हाँ चलो, और कुछ प्रॉब्लम हो कि डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हो। इज देयर एनी डाउट टू क्वेश्चन? अभी तक जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है चलो। लुइस 16 जैसी सीरीज, देखो ये जो सीरीज़ है ना, अगर हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा आईफोन की सीरीज़ चलती है। अच्छा वहाँ यूँ बात करो, सीरीज़ तो बहुत जगह चलती है यार, क्वीन एलिजाबेथ की बात करें वहाँ पे भी चल सकती है, एलिजाबेथ है। बट एक और चीज़ अगर हम बात करें सीरीज़ के अलावा, तो जो सीरीज़ है ना, ये सीरीज़ इन किंग्स के साथ चलती है, लेकिन इसके बाद ये एंड हो जाती है, ज़्यादा कंटिन्यू चलती नहीं। क्यों नहीं चलती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ देखो 14 लुई 14 लुई 15 लुई 16 लगाने का सिंपल है कि जो लुई 15 थे मतलब इसके पहले वाला राजा थे। लुई 16 की बात करें तो 15 के बाद जो नए राजा बने वो जाते लुई 16, और जो 16 के बाद जो नए राजा बनेंगे वो बनेंगे लुई 17। तो इस तरीके से नाम चलते हैं ये। जैसे अगर आपने यहाँ बात करें तो हो सकता है शाहरुख खान का लड़का शाहरुख खान 1, शाहरुख खान का लड़का जो नेक्स्ट लड़के का लड़का होगा तो शाहरुख खान 2, इस तरीके से सीरीज़ कंटिन्यू वो भी चला सकते हैं अगर आपको चलाना है तो। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोग चाहें तो आप भी आपकी फैमिली की ऐसे ही सीरीज़ चलाएं कि राहुल 1, राहुल 2, राहुल 3, राहुल 4, राहुल 5, या फिर राज पसंद है तो राज 1, राज 2, राज 3, राज 5, इस तरीके से आप भी सीरीज़ चलाएं तो अच्छा रहेगा, आसान होगा। स्कूल में भी आप लोगों को पहचानना भी आसान होगा कि अच्छा हाँ ये राहुल 1 का बेटा है और ये राहुल 2 का है और राहुल 3 का। ठीक है, आगे बढ़े इसके बाद। चलो अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो किस तरीके से डिवाइडेड थी या किस तरीके से बटी थी। देखो सोसाइटीज़ का मतलब होता है कि वहाँ पे लोग कैसे रह रहे थे और किस तरीके से वहाँ का सिस्टम था। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की जो सोसाइटी बेसिकली हमारे एशियन टाइम में 4 पार्ट में डिवाइडेड थी कि एक राजा होते थे, फिर उसके बाद क्षत्रिय होते थे, ब्राह्मण होते थे, शूद्र होते थे, इस तरीके से अलग अलग हमारे सोसाइटीज़ थी। एज इट इज़ फ्रांस की जो सोसाइटीज़ थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। मतलब फ्रांस की सोसाइटी कितने पार्ट में डिवाइडेड थी? 3 पार्ट में। जो सबसे पहला पार्ट हो जाता है सोसाइटी का वो हो जाता है क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब होता है फादर। फादर आप बोलोगे सर पापा नहीं, फादर्स का मतलब होता है जो स्पेशली चर्च के अंदर जो संत होते हैं ना, स्पेशली उनको फादर बोला जाता है। तो वहाँ पे जो फर्स्ट स्टेट थे उनको क्या बोला जाता है? क्लर्जी। क्लर्जी मतलब सोसाइटी का पहला पार्ट। सेकेंड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो वो होते हैं नोबल्स। नोबल्स का मतलब होता है जमींदार या जिनके पास बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सारी चीज़ें होती है, उनको बोला जाता है नोबल्स। और थर्ड नंबर पे जो आती है सोसाइटीज़ के अंदर पीजेंट्स। तो क्या हो रही है, फ्रांस की जो सोसाइटी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट। मतलब पूरे फ्रांस की अगर मैं सोसाइटीज़ को डिवाइड करने की कोशिश करूँ कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में। पहला पार्ट कौन सा हो जाता है? क्लर्जी। सेकेंड पार्ट हो जाता है नोबल्स। और थर्ड नंबर का पार्ट कौन सा हो जाता है हमारे पास? और थर्ड नंबर का जो पार्ट हो जाता है पीजेंट्स। अच्छा पीजेंट्स आप लोगों को पता होगा, पीजेंट मतलब जो नॉर्मली उस समय जो गरीब लोग हो गए, किसान हो गए, जो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनको पीजेंट बोला जाता है। ये फ्रांस की सोसाइटी थी। अब एक बार मैं आपको परसेंटेज वाइज बता दूँ। अब परसेंटेज वाइज में बताऊँ तो यहाँ पे ये होता है कि फ्रांस में मान लो अगर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि फ्रांस में अगर मान लो 100 लोग हैं तो 100 जो लोग हैं या 100 पीपल्स में से 90% लोग पीजेंट्स हैं।
कितने परसेंट, मतलब अगर फ्रांस की पॉपुलेशन अगर 10 लाख है तो 10 लाख में से 9 लाख कौन है, पीजेंट मीन्स किसान गरीब पीपल जो है, और बाकी जो 1 लाख है ये 1 लाख ही दोनों सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये है फ्रांस के अंदर कि जो सोसाइटीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल इन सोसाइटीज़ के अंदर जो फर्स्ट स्टेट का मतलब हो जाता है क्लर्जी, सेकंड स्टेट की बात करें मैं नोबल्स, तो जो फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट्स के जो लोग हैं इन लोगों को कोई भी टैक्स नहीं पे करना रहता है, मतलब इनको एक तरीके से छूट रहती है कि इन लोगों को कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। टैक्स किसको पे करना है, टैक्स जो है सारा का सारा टैक्स पे करना रहता है थर्ड स्टेट्स को। मतलब फ्रांस के अंदर टोटल अगर हम बात करें सोसाइटीज़ को 3 स्टेट में डिवाइड कर रखा है। पहला स्टेट हो गया आपका क्लर्जी, सेकंड नंबर पे स्टेट हो जाता है नोबल्स और थर्ड नंबर पे स्टेट हो जाता है पीजेंट्स। अब यहाँ पे टैक्स किसको पे करना रहता है, टैक्स जो है सिर्फ और सिर्फ पे करना रहता है पीजेंट्स को, बाकी पहली और दूसरी पॉपुलेशन को कोई भी टैक्स पे नहीं करना रहता है। और पैसा किन के पास होता है ज़्यादा, तो पैसा जो होता है वो नॉर्मली ज़्यादा पैसा रहता है वो होता है नोबल्स के पास, फादर्स के पास, पर इन लोगों को टैक्स भी पे नहीं करना रहता है। क्यों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रांस की सोसाइटी को, तो इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया, राजा की जेब पूरी खाली, पैसा कुछ भी नहीं, और पैसा लाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए राजा के पास एक ही ऑप्शन था, और वो ऑप्शन क्या था कि वो टैक्स लगा दे। और टैक्स पे किसको करना है, टैक्स तो पे करना है थर्ड स्टेट को। अब सोचो जरा, अगर थर्ड स्टेट को टैक्स पे करना है तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इनको तो कुछ देना ही नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ पे, इज देयर एनी क्वेश्चन, कुछ जो क्वेश्चन आपके माइंड में आप चाहो तो पूछ सकते हो। मेरे पास लाइव भी क्लासेस है, सेम टाइम पे स्टूडेंट बैठे हुए, तो मैं इनसे भी इंटरेक्शन कर रहा हूँ, अगर इनको कुछ क्वेश्चन है तो इनके भी आंसर दे देता हूँ। थर्ड स्टेट वालों को टैक्स क्यों पे करना रहता है? हाँ, थर्ड स्टेट वालों को ही टैक्स क्यों पे करना रहता है, देखो इसका एक रीज़न तो सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात ये है कि जो थर्ड स्टेट्स के लोग हैं ना, ये एक तो सबसे पहले एजुकेशन की बात करें तो एजुकेटेड होते भी नहीं थे, अनएजुकेटेड है। अब जहाँ पे भी एजुकेशन कम रहता है वहाँ पे ये लोग जो ट्रेडिशनली सिस्टम आ रहा है उसको फॉलो करते रहते हैं। आप सोचो जरा, जो एजुकेटेड लोग होता है वो थोड़ा सा अपना दिमाग लॉजिकली सोचता है कि हम ही लोग क्यों टैक्स पे करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये क्वेश्चन मेरी इस क्लास में पूछा गया, बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर थर्ड स्टेट वाले ही क्यों पे कर रहे हैं, तो लॉजिकली रीजन ये था क्योंकि जब भी आपके पास एजुकेशन है और उस एजुकेशन के पास आपके पास लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि सर ऐसा ही ये क्यों कर रहे हैं, पर उन लोगों के पास एजुकेशन था नहीं, इसलिए वो सारे के सारे लोग टैक्स पे करते थे। सेकंड रीजन ये है कि जो टैक्स पे नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नोबल्स की या फिर क्लर्जी की, अब सोचो जरा, ये दोनों लोग सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें इनका जो कम्युनिकेशंस था वो स्पेशली राजा के साथ ज़्यादा होता था। क्यों, क्योंकि बहुत पैसे वाले लोग हैं, और जितने भी अगर हम बात करें नोबल्स हो गए या क्लर्जी हो गई, अगर इनके पास पैसा है तो इनके ऑब्वियस ही बात है कि जो टर्म्स राजा के साथ काफ़ी अच्छे होंगे, और जब आपके राजा के साथ अच्छे टर्म्स है तो आप लोगों को ऑब्वियस ही बात है कि आपको टैक्स पे करने का राजा खुद भी नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो आप उनको मना कर सकते हो। आप सोचो जरा इसको इस तरीके से, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी मुख्यमंत्री के या किसी प्रधानमंत्री के या किसी राष्ट्रपति के अगर बेटे हो, तो आपके पास भले कोई पावर हो या ना हो, बट फिर भी आपके पास कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेज होता है। तो एज इट इज सिचुएशन यहाँ पे थी। और कोई डाउट? हाँ, क्लर्जी के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं? क्लर्जी की अगर हम बात करें तो क्लर्जी उसी स्टेट्स को लोगों को बोला जाता है, स्पेशली जो फादर्स होते थे, मतलब जो चर्च के अंदर होते हैं। अगर आप चर्च में कभी गए होंगे और आपने चर्च में देखा होगा, जो फादर होते हैं उन्हीं को बोला जाता है क्लर्जी। तो ये फर्स्ट स्टेट है जिनको बोला जाता है क्लर्जी। और आप सोचो जरा, हम बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी की, 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, और 18th सेंचुरी के अंदर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उस समय तक ट्रेडिशनली रिलीजियंस जो धर्म था बहुत स्ट्रांग था। जो भी लोग जिस भी रिलीजियस से बिलोंग करते थे उसकी जितनी भी प्रैक्टिसेस थी उनको फॉलो करते थे। वो लोग टाइमली चर्च जाते थे, या हमारे यहाँ बात करें तो हमारे यहाँ मंदिर जाते थे, या अगर हम बात करें इस्लाम की तो वो मस्जिद जाते थे। मतलब ट्रेडिशनली जो रिलीजियंस था बहुत स्ट्रॉन्ग था, सब अपने अपने रिलीजियंस को फॉलो करते थे। तो वहाँ भी जो चर्च के अंदर बहुत सारे लोग जाते थे, तो चर्च के अंदर उस समय अगर हम बात करें, जो फादर होते हैं, जो क्लर्जी होते हैं, इनका अपना एक बहुत अहम पद होता है, इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को माइंड में? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, चर्च के जो फादर्स थे, यहाँ पे एक और चीज़ थी जो स्पेशली अगर हम बात करें, जो पीजेंट थे, पीजेंट को एक टैक्स तो पे करना ही था। सेकेंड, इनको और टैक्स पे करना रहता था। किनको टैक्स पे करना रहता था? इनको टैक्स पे करना रहता था चर्च को। मतलब जो फादर है इनको भी वो चर्च पे करते, चर्च उन फादर्स को भी जो टैक्स पे करते थे, उस टैक्स का नाम है टाइड। थोड़ा सा
वापस से रिपीट करता हूँ, ये जो टैक्स किसको पे करते थे, जो फादर्स को जो टैक्स पे करते थे पीजेंट, या जो चर्च को जो टैक्स देते थे, उस टैक्स को बोला जाता है टाइद। ये फ्रेंच वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, टाइद, ठीक है। तो ये टैक्स पे करा जाता है। ये कौन सा टैक्स है? टाइड। टाइड मतलब होता है, टाइड में समझना हो, सर्फ अपने यहाँ जो बिकता है, जल्दी से कपड़े धुल गए तो आप टाइड समझ रहे हो, टाइड नहीं, ये टाइड है, ठीक है। ये स्पेशली वो टैक्स है जो किसको पे करना रहता था, जो चर्च के अंदर, चर्च को पे करते थे कौन? पीजेंट्स लोग, सारे जो किसान लोग थे, गरीब लोग थे, ये पे करते थे चर्च को, ठीक है। ये पहला टैक्स हो गया टाइड। और साथ साथ इन लोगों को एक और टैक्स पे करना होता था, जो किंग को टैक्स पे करते थे, और उसको बोला जाता ताइल। बहुत डिफरेंस है, पहला हो जाता ताइद और ताइल। ताइल मतलब वो टैक्स जो किसको पे कर रहे हैं, ये पे कर रहे हैं जो हमारे जो फार्मर्स है, ये पे करते हैं किंग को, और ये डायरेक्ट टैक्स होता था। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली ही दिया जा रहा है, ठीक है। यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? हाँ, स्पेलिंग्स में बता देता हूँ। टाइथ की स्पेलिंग की बात करें तो स्पेलिंग है TITHE। एक बार आप भी रिपीट करके देख ले। टाइथ की हम बात करें TITHE, ये टाइथ है। और ये कौन सा टैक्स है? ये टैक्स दिया जा रहा है चर्च को। स्पेलिंग है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जा सकती है। वापस से रिपीट कर देता हूँ। स्पेलिंग है TITHE, ये हो गई टाइथ, ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, एक मेरे पास इस बीच में डाउट्स और आ रहा है, वो है कि लैंड ऑनर जो है वो कौन सी कैटेगरीज में आते हैं। तो पहले हम चीज़ समझ लेते हैं कि लैंड ऑनर का मतलब क्या होता है। लैंड ऑनर का मतलब होता है कि जिसके पास लैंड हो, जमीन, और उसको वो ऑन कर रहा हो, मतलब वो उसी की खुद की जमीन हो, उस पर उसका राइट्स हो। तो वहाँ पे सिचुएशन क्या आती है फ्रांस के अंदर, वहाँ पे जो नोबल्स हो गए ना, ये सारे नोबल्स सेकेंड कैटेगरी, जिसको हम सेकेंड स्टेट्स बोलते हैं, सेकेंड स्टेट में आते थे, जिनको बोला जाता है नोबल्स। तो जितने भी लैंड ऑनर्स हो जाते हैं सारे किस में आते हैं? सेकेंड स्टेट्स के अंदर, जिसको बोला जाता है नोबल्स, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो टैक्स पे करना रहता है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो इज इट इज पीजेंट्स को, किनको? राजा को भी टैक्स पे करना रहता था, उसको बोला जाता है ताइल। ये टैक्स जो है वो वहाँ भी पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राजा को 2 तरीके से टैक्स दिया जाता है। एक तो दिया जाता है डायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्म का मतलब हो गया है जिसमें वो कुछ पैसा दे रहे हैं या कुछ चीज़ दे रहे हो, और सेकंड हो सकता है इनडायरेक्ट फॉर्म में। और इनडायरेक्ट फॉर्म में स्पेशली क्या देते थे, ये राजा को देते थे सॉल्ट या तंबाकू। सॉल्ट देते थे या फिर तंबाकू, जो तंबाकू बोला जाता है, इन 2 चीज़ों को वो इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर देते थे। हो सकता है कभी कभार एग्जाम में पूछा जाए कि डायरेक्ट फॉर्म में क्या दिया जा रहा है, इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में स्पेशली सॉल्ट और तंबाकू, ये 2 चीज़ इनडायरेक्ट फॉर्म में देते थे। सो फ्रांस के अंदर ये जो सारा टैक्स देने का जो सिस्टम था, ये किनको देना पड़ा था? थर्ड स्टेट को। सो यहीं पे हमारा आज का टॉपिक ये कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट हो, आप वो पूछ सकते हैं, या तो कमेंट्स के थ्रू पूछे, या फिर हमारे जो लाइव क्लासेस में यहाँ पे जो बच्चे बैठते हैं, हम इनसे भी इंटरेक्शन करके अब पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।